आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बार्क। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, और बल्कि टॉपिक नहीं हमें बोलना चाहिए, टॉपिक का लिस्ट देखने जा रहे हैं। जो करंट अफेयर्स का लिस्ट है, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जो 71st बीपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 71st बीपीएससी मेंस के कैंडिडेट के लिए है। और मेंस में जनरली हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स का ये नहीं समझ में आता है कि कौन से टॉपिक को हमें कवर करना चाहिए, तो हम ये करंट अफेयर्स का लिस्ट देखने जा रहे हैं, टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो ये जो करंट अफेयर्स है 71st बीपीएससी मेंस के लिए, इसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, यानी इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड जितने भी मुद्दा है, इसको हम अलग से देख सकते हैं। दूसरा जो नेशनल करंट अफेयर्स हो सकता है, जो इंडिया के अंदर जो मुद्दे रहे हैं, इंडिया के अंदर जो इशू न्यूज में रहे हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं। और इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इन डिफरेंट सेगमेंट्स लाइक पॉलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक बार हम ऐसे बता देते हैं कि जो हमारा मेंस का सिलेबस है, उसमें करंट अफेयर्स पेपर 1 में भी पूछा जाता है और पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है। पेपर 1 में हम जानते हैं कि 3 सेगमेंट है। पहला हिस्ट्री का सेगमेंट है, तो इससे तो करंट अफेयर्स का कोई उम्मीद नहीं रहता है। तीसरा डीआई का सेगमेंट है, इससे भी करंट अफेयर्स नहीं आते हैं। तो दूसरा जो है, ये पूरी तरह से करंट अफेयर्स को डेडिकेटेड ही है, जिसमें है कि इंपोर्टेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का है, इसको हमें देखना पड़ेगा। यानी इसमें बिहार से भी पूछे जा सकते हैं, नेशनल से भी पूछे जा सकते हैं, इंटरनेशनल से भी पूछे जा सकते हैं। और पेपर 2 में हम लोग जानते हैं कि पॉलिटी का सेगमेंट है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है। ये सभी से करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। खास करके पॉलिटी में पिछले सालों में यह देखा गया है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जैसे पिछले साल ही पूछा गया था जेएनके के इशू पर कि स्टेटहुड को खत्म करने के बाद जेएनके में क्या प्रोग्रेस रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। गवर्नर के पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। दीज ऑल वर इन द न्यूज इन दैट इन पास्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स। तो हमें देखते हैं, हमें पता चलता है कि ये पॉलिटी का सेगमेंट में बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स आता है। उसी तरह कुछ जो छोटे सेगमेंट है, ज्योग्राफी में भी आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी आ सकते हैं, साइंस टेक में भी आ सकते हैं, बट दीज आर लेस इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द पॉलिटी सेगमेंट। पर यहाँ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और पिछले साल हम लोग ने देखा था कि एक साल नहीं बल्कि 2-3 साल पहले का भी करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। जैसे यूक्रेन वार पर क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे ट्रंप का दोबारा प्रेसिडेंट बनने पर क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की हार हुई, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सो दिस सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज आर कंसर्न। तो हम लोग तीनों देखेंगे, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे आज के सेक्शन में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए कल के सेगमेंट में हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे और फिर बिहार करंट अफेयर्स भी देखेंगे कि बिहार के कौन से टॉपिक हैं जिसे पढ़ना चाहिए, जिसे हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर रह गया कि ये जो पेपर 2 है, जिसमें ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, पॉलिटी है, इसमें भले ही डायरेक्टली क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कम हो, या मान लीजिए कि ज्योग्राफी से डायरेक्टली नहीं आ रहा हो, पर करंट अफेयर्स का जो मुद्दा है उसको हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट डाटा, इकोनॉमिक सर्वे का, बजट का, है ना, और जितना जैसे 7 निश्चय 3.0 आया है, तो उसका जो डाटा है, ये यहाँ पर हम लोग पूरी तरीका से भर सकते हैं। और इसलिए उन टॉपिक को भी हम लोग उठाएंगे जो डायरेक्टली, जिससे क्वेश्चन भले ही कम पूछा जा सके, पर जिससे कि जिसको कि पढ़ने पर, जिसको कि समझने पर, हम उसके डिफरेंट पॉइंट्स को अपने आंसर में यूज करके हम अपना आंसर को और इनरिच कर सकते हैं और ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमें देखना है इंटरनेशनल इश्यूज क्या क्या हैं जो पिछले 1 साल में, 2 साल में न्यूज में रहे हैं, और हमें कौन से इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स हैं जिसको कवर करना है। तो कम से कम इसमें हम 50 टॉपिक्स आपको बताएंगे, ये 50 टॉपिक्स आपको कवर करना पड़ेगा। इसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया है। पहला है इंडिया रिलेशन विथ इट्स नेबर। जानते हैं कि हमारे पड़ोसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन पर। तो इंडिया का जो रिलेशन है अपने पड़ोसी के साथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला हमें पढ़ना पड़ेगा इंडिया पाक रिलेशन, यानी इंडो पाक रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान का जो संबंध है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो पहलगांव में टेररिस्ट अटैक हुए थे, उससे संबंधित, या जो इंडस वैली, जो इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। तो इन सब से संबंधित, क्योंकि काफी न्यूज में रहा है ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हर साल इंपॉर्टेंट रहता है। उसी तरह इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, इसे तो हमें लगता है इस साल ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में पिछले 2 सालों में कितने ही घटनाएं घटी। पहले स्टूडेंट का प्रोटेस्ट देखा गया,
शेख हसीना को वहां का प्राइम मिनिस्टर से हटा करके बेदखल देश से निकाल दिया गया, देश से बाहर उन्हें भागना पड़ा। बाद में फिर इलेक्शन होती है, बीच में एंट्रीम गवर्नमेंट बनती है, उसमें हम लोग देखते हैं कि माइनॉरिटीज खास करके हिंदू पर काफी जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, या काफी प्रताड़ना झेलने को मिलती है। जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको काफी हिंसा का माहौल रहता है उनके अगेंस्ट में। और फिर बाद में जब इलेक्शन होता है तो उसका क्या अपने आप में भारत और बांग्लादेश का रिलेशन है, उसमें कैसे वो इलेक्शन इम्पैक्ट करेगी, उसका रिजल्ट इम्पैक्ट करेगा, ये सबको देखना पड़ेगा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और हॉट टॉपिक इन दिस एग्जामिनेशन, जो 71st बीपीएससी मेन से इससे क्वेश्चन आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसी तरह इंडिया नेपाल रिलेशन है, खास करके जो जेनजी रिवोल्ट हुआ उसके बाद यहाँ भी एंट्रीम गवर्नमेंट टाइप की कुछ बनी, और फिर अभी जो बलेंद्र शाह हैं उनकी जीत हुई, और उससे माना जा रहा है कि भारत और नेपाल के संबंध और मजबूत होंगे, क्योंकि वो पहले मधेसी प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। तो इन सब इशू को आपको समझना पड़ेगा। तो इंडिया नेपाल रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया चाइना रिलेशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इंडियाज रिलेशन विद एनी अदर कंट्री इज व्यूड इन द प्रिज्म ऑफ चाइना, कि चाइना पर कैसे उस रिलेशन का, उस संबंध का प्रभाव पड़ रहा है, ये जरूर आता है। और खास करके डोकलाम इशू हुआ, हालांकि अच्छा दिन हो गए, या लद्दाख में जो कन्फ्रंटेशन हुआ, इन सब का भी टॉपिक में लाना पड़ेगा। तो इंडिया चाइना रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमें पता है, आप जानते होंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रिसेंटली छोटा सा वार टाइप का चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू है। तो उस संबंध में इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन क्या होगा, इससे संबंधित इंडिया श्रीलंका का रिलेशन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो लक्षद्वीप गए थे, उस समय जो श्रीलंका की रिएक्शन आई थी, या जो चाइना के कंसर्न में, चाइना के जो हाइफनेशन में देखा जाता है श्रीलंका का रिलेशन, कि कैसे चाइना की डेप ट्रैप पॉलिसी में श्रीलंका फंसता जा रहा है, और उससे भारत के संबंध पर क्या असर होंगे, इस रिलेशन से भी हमें देखना चाहिए। और क्योंकि ये सब इतना हम लोग पढ़ लिए, तो एक अपना संबंधी को क्यों छोड़ दें, एक अपना नेबर को क्यों छोड़ दें। तो इंडिया भूटान रिलेशन भी हम लोग देख सकते हैं, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हम लोग देख सकते हैं ताकि दूसरे आंसर में यूज हो सके। अब है दूसरा कि ग्रेट पावर से हमारे संबंध कैसे है। इसमें एक्चुअली ग्रेट पावर्स नहीं है, बल्कि और दूसरे कौन से बायलैटरल संबंध है जिसे हमें देखना पड़ेगा। तो इंडिया यूएस का संबंध आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि कितना टैरिफ वार्स हुआ, भारत पर 50% टैरिफ पुट कर दी गई थी, फिर ट्रेड हुआ, ट्रीटी हुआ, और अब 18% ट्रेड टैरिफ से, तो बहुत सारी घटनाएं घटी। तो इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया रशिया रिलेशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इंडिया रशिया संबंध अभी इस बार भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया फ्रांस संबंध आपको पता होना चाहिए कि इंडिया फ्रांस के संबंध को एक स्टेप ऊपर दिया गया, कुछ नाम दिया गया, अभी तो मैं भूल रहा हूँ। जो मुंबई में बैठक हुई थी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए, जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आए थे, तो मुंबई में भारत यानी कि नरेंद्र मोदी और जो इमैनुअल मैक्रोन है उनके बीच में संबंध हुआ था, जिससे कि भारत और फ्रांस के संबंध को और मजबूती मिली। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, तो इससे इंडिया यूके जो संबंध है ये भी खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह इंडिया कनाडा में बहुत सारा संबंधों में तकरार देखने को मिला, और अब संबंध फिर से वापसी कर रहा है, फिर से मजबूत हो रहा है। तो इंडिया कनाडा रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जापान रिलेशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज जापान इज वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम लोग पार्टनर है इंडिया का। खास करके जिस तरह से ये इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हमें मदद करते हैं, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़ा प्रोजेक्ट्स हैं, उस संबंध में इंडिया जापान रिलेशन भी हमें करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडिया मिडिल ईस्ट या जो वेस्ट एशिया, जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो सऊदी अरबिया, ईरान, ये सब जो कंट्री है, ओमान है, इनसे भी भारत का संबंध, और यूएई है, खास करके कैसे वहां से रेमिटेंस आते हैं भारत, कैसे भारत के लाखों मिलियंस में लोग उस एरिया में काम करते हैं, उसको कैसे वापस लाना पड़ेगा, ये युद्ध से उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या रेमिटेंस की कमी होगी, भारत के लोगों को वहां काम करने में दिक्कत होगी, तो उसका क्या अपने आप में इम्पैक्ट है, बायलैटरल रिलेशंस कैसे किस तरफ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे इंडिया बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया नेपाल इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया यूएसए इस बार का इंपॉर्टेंट है, इंडिया फ्रांस इस बार इंपॉर्टेंट है, इंडिया मिडिल ईस्ट भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है। इंडिया इजराइल रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत नहीं है। इजराइल लगातार युद्ध में है ईरान के साथ, और भारत ने श्री नरेंद्र मोदी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, अभी इजराइल गए थे, और उन्होंने पहली बार वहां के जो पार्लियामेंट है
वहां पर जाकर पहला प्राइम मिनिस्टर भी बने स्पीच देने वाले भारत के। तो इंडिया इजराइल रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया आसियान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेशिया से हम लोग अपना संबंध देखें तो बेहतर होते जा रहा है। तो जो आसियान के या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उससे भी हमारा रिलेशन बढ़िया हो रहा है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। इंडिया यूए में जो ईयू में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिसे लोगों ने या खास करके ईयू कमिश्नर ने जो मदर ऑफ ऑल डील्स का टैग दिया इनको, इस संबंध को, इससे इंडिया ईयू संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ब्रिक्स की जो समिट होने वाली है, इंडिया में होने वाली है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एससीओ जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना अलोंग विद रशिया एंड अदर कंट्रीज आर मेंबर ऑफ एससीओ। सो एससीओ हमेशा हमेशा के लिए भारत के संबंध में एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यूएन कैसे इसका जो इंपोर्टेंस है वो घट रहा है, खास करके आपको इस दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ेगा कि यूएन का जो इंपोर्टेंस है वो घट रहा है। जैसे अमेरिका ने यूनिलेटरली वेनेजुएला पर अटैक किया और वहां के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया, इतना बड़ा घटना हुई, यूएन कुछ नहीं कर पाया। इसराइल ने ईरान पर लगातार अटैक किया, जबकि बायलैटरल संबंध या हम कहें कि समझौता जो है, दोनों में बातचीत है, वो हो रहे थे, उसके बावजूद ऐसा हुआ। तो यूएन का जो रिलेशन, यूएन का जो इंपोर्टेंस है वो घट रहा है, या क्या सिग्निफिकेंस रह गया है, क्या रेलिवेंस रह गया है यूएन का प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में, इससे संबंधित क्वेश्चन इस बार देखने को मिल सकता है। डब्ल्यूटीओ का भी संबंध खत्म हो रहा है, मतलब डब्ल्यूटीओ का भी इंपोर्टेंस खत्म हो रहा है, बिकॉज ईच कंट्री इज इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन अदर कंट्री, है ना। जैसे अमेरिका ने टैरिफ चाइना पर लगाया, अमेरिका ने टैरिफ इंडिया पर लगाया, तो डब्ल्यूटीओ क्या कर रहा है, क्योंकि इसका काम ही है इंटरनेशनल ट्रेड को देखना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो पहली मीटिंग है वो भारत में होने जा रही है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, बिग कैट कितने हैं, 7 हैं, कौन कौन है भारत में, इसका जो इसका पहला मीटिंग हो रहा है, इसका क्या इंपोर्टेंस है, भारत इसमें लीडर है, तो इस दृष्टिकोण से ये काफी इंपोर्टेंट होता है। ईयू इस बार इंपोर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग देखें, इंडिया यू में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो ईयू को एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कितने कंट्री हैं, क्या है ये, इसमें क्या होते हैं, मतलब गुड्स में ट्रेड होते हैं, सर्विसेज में ट्रेड होते हैं, पीपल टू पीपल एक दूसरे देश में आसानी से जा सकते हैं, सेम पॉलिसी है, सेम जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, समझ रहे। इसको ईयू को एक अलग टॉपिक के रूप में आपको देखना पड़ेगा। G7 हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। I2U2 खास करके जो इजराइल, इंडिया, यूएई और यूएसए, तो ये सभी अभी जो ये रीजन है पूरा वोलेटाइल हो चुका है। तो इस रिलेशन से I2U2 भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वाड हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया यूएसए का रिलेशन, हम लोग देख रहे हैं इंडिया जापान का रिलेशन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, तो इससे यही चारों देश क्वाड बनाते हैं, तो क्वाड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नैम हमेशा इंपॉर्टेंट है, नैम एंड ग्लोबल साउथ, ये जब भी बीपीएससी का एग्जाम आता है, हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। 68 में भी इससे पूछा गया था कि हाउ इंडिया इज as a leader of global south, how India can contribute towards the development of the world, something like on that note, इस नोट पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खास करके G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को भारत ने G20 का एक मेंबर बनाने में अहम योगदान निभाया, तो नेम और ग्लोबल साउथ का जो लीडर है इंडिया, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। कोप 30 जो बेलेम में हुआ था, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 68 में भी इससे क्वेश्चन आया था और इस बार भी आने का बहुत प्रबल संभावना है, वो है इंडियाज इंक्रीजिंग एफटीएज। हम लोग जानते हैं इंडिया ने एफटीए अभी हाल ही में ईयू के साथ कंक्लूड किया, अभी यूके के साथ कंक्लूड किया, ओमान के साथ कंक्लूड किया, न्यूजीलैंड के साथ हो चुका है, सभी समझौता हो चुका है, बस साइन करने की देरी है ना। यूएस के साथ भी ट्रेड डील हुआ, हालांकि वो एफटीए नहीं है। उसी तरह जो एक्टा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, एक्टा नहीं, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉर्वे, आइसलैंड, लिंकस्टीन और स्विट्जरलैंड मिलकर बनती है यूरोप में, उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, यूएई के साथ हुआ है ना। तो इन सभी देशों से लगातार लगभग 2022 से 2021 से भारत लगातार बहुत सारे एफटीए कंक्लूड कर रही है, वो भी मेजर इकोनॉमी के साथ, डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ। तो इसका खुद में अपने आप में सिग्निफिकेंस है। तो ये तो इस बार आपको प्रिपेयर करना ही होगा, या तो एक शॉर्ट में या लॉन्ग में ये क्वेश्चन फिक्स है, ये आउट हो चुका है क्वेश्चन, आपको इसको करना ही करना है। अब हम लोग देखते हैं चौथा तरह का टॉपिक है कि अदर इंपोर्टेंट इवेंट्स क्या हुआ। ये तो बायलैटरल रिलेशन से संबंधित है, ये हमने देखा कि जो बड़े बड़े देश हैं उससे संबंधित रिलेशन है। ये नेबरहुड में जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे हमारा संबंध से संबंधित इसमें टॉपिक है। इसमें जो अदर देश हैं, जो नेबर तो नहीं है पर दूर दूर के जो देश हैं, जिससे कि हमारा संबंध में कुछ खास
ऊंचा या नीचा गया है, तो उसके कारण जो इंपॉर्टेंस बढ़ा है इसको हमें देखना पड़ेगा। और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन न्यूज में, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। अब है कुछ इवेंट्स जिसको कि इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे वेनेजुएला क्राइसिस, क्या था वेनेजुएला, मदुरो को क्यों किडनैप किया गया, अमेरिका ने क्या लॉजिक दिया, एक्चुअल रीजन क्या था, पेट्रो डॉलर क्या होता है, मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है, या जिसे अब डोनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वेनेजुएला क्राइसिस आपको देखना पड़ेगा। उसी तरह ग्रीनलैंड इशू है, क्यों आखिरकार ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट हो गया 21st सेंचुरी में आकर, हालांकि इंपॉर्टेंस पहले भी थे, पर अमेरिका अब इसे क्यों फोर्सफुली कैप्चर करना चाहता है, इससे नाटो पर क्या इंपैक्ट होगा। देखिए इसके कारण नाटो भी न्यूज में आया था, तो आप एक और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में नाटो को भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं विथ रेफरेंस टू द ग्रीनलैंड इशू। और खास करके ट्रंप ने नाटो को जो 5% कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन हर एक कंट्री को करने को कहा, तो उस संबंध में नाटो को भी आपको थोड़ा बहुत नोट इन वेरी डिटेल, पूरा संक्षेप में आपको देखना पड़ेगा। तो ग्रीनलैंड इशू, और क्यों अमेरिका ऐसा बार बार कर रहा है, क्यों इतने अटैक हो रहे हैं, क्या सचमुच एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए किया जा रहा है, या रीजन उससे ज्यादा डीप और उससे ज्यादा जो बेटर रीजन है, जो अमेरिका का जो पॉलिसी है वो पहले भी इस डायरेक्शन में काम कर रही थी, अब बस उसको ज्यादा फोर्स दे दिया गया, ज्यादा आउटलुक चेंज कर दिया गया, हार्डकोर कर दिया गया। तो अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। ईरान, इजराइल और यूएसए में जो तीनों तरफ से चल रहा है, खास करके ईरान एक तरफ और इजराइल और यूएसए दूसरी तरफ है, जो लगातार पहले भी हम लोग देखे, जो 12 डेज वार था और अभी जो वार चल रही है, तो इसको आपको डिटेल में समझना पड़ेगा कि क्या इशू है, क्या जो न्यूक्लियर फ्यूल्स की बात कर रही है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, वो तो सिर्फ एक एंगल है। दूसरा एंगल, क्यों वहां के जो शासक है उसको हटाने के लिए अमेरिका क्यों इतना कोशिश कर रहा है, वहां ऑयल कितना है, नेचुरल गैस कितना है, क्यों अमेरिका उसको हथियाना चाहता है, एक्सेट्रा पर आपको फोकस करना पड़ेगा। जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में वार हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पड़ोसी के दो मुल्क अगर युद्ध पर जाएं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत पर जरूर देखने को मिल सकता है। तो आफपाक वार जो है इसको भी आपको देखना पड़ेगा। बांग्लादेश को पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, व्हाट एवर हैपेंड इन बांग्लादेश इन लास्ट 2 years यू विल हैव टू गो थ्रू दैट। फॉर एग्जाम्पल, पहले प्रोटेस्ट देखने को मिला, उसके बाद एंट्रीम गवर्नमेंट बनी यूनुस के अंदर, एंट्रीम गवर्नमेंट बनी, तो आपको एंट्रीम गवर्नमेंट से संबंधित देखना पड़ेगा। फिर इलेक्शन होती है, और खास करके इलेक्शन के बाद जो भारत के रिलेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या सिग्नल मिल रही है, क्या संबंध बेहतर हो रहे हैं, तो इस संबंध में आपको इसको देखना पड़ेगा। जो टैरिफ वार्स हुए, खास करके इंडिया पर यूएसए ने इंपोज किया, यूएसए ने चाइना पर इंपोज किया, चाइना ने यूएसए पर इंपोज किया, सो इतने जो टैरिफ वार्स हो रहे हैं इसकी क्या वजह है ना, इसकी क्या वजह है, और कैसे अमेरिका इसको क्यों एक टूल की तरह यूज कर रहा है, इससे क्या हासिल करना चाहता है, तो टैरिफ वार्स को भी आपको देखना पड़ेगा। रिड्यूसिंग इंपोर्टेंस ऑफ यूएन हो, डब्ल्यूटीओ हो या अदर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हो, इसका जो इंपोर्टेंस कम हो रहा है, यूएन तो लगभग खत्म ही हो गया है, अब क्या ही बचा है उसमें, डब्ल्यूटीओ का इंपोर्टेंस कितना कम गया है। और आपको इसको पॉजिटिव साइड भी देखना पड़ेगा कि यूएन का हालांकि रिलेवेंस कम हो गया, बट स्टिल इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर या इन प्रेजेंट सिचुएशन। क्या सिग्निफिकेंस रह गया यूएन को, आपको ये टॉपिक भी करना पड़ेगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यूएस ने विथड्रॉ किया था 66 ऑर्गेनाइजेशन से, इसको देखना पड़ेगा, इस पर तो वीडियो हमने बना दिया है, वेनेजुएला पर वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, या कहीं से भी आपको देखने का मन हो आप जरूर देख सकते हैं, लेकिन आपको ये टॉपिक करना ही करना पड़ेगा। रसिया यूक्रेन वार से पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, सो इट इज, अगर इफ इट इज रिपीटेड again in this examination then you cannot become surprised after seeing this question, क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर से आ सकती है, इसमें क्या दिक्कत है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो गया। बोर्ड ऑफ पीस की बात हो रही थी कि इजराइल में बोर्ड ऑफ पीस की निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि गाजा को अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर किया जाए, तो बोर्ड ऑफ पीस को आपको देखना पड़ेगा। जो पैक सिल्का है और जो क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इस पे भी वीडियो बनाया गया है, ये भी काफी न्यूज में था। और पैक सिल्का जो ऑर्गेनाइजेशन में भारत को जब शामिल किया गया था, तो इम्पोर्टेंट है ये, इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि यूएसए का और क्या मोटिव है, कि कैसे वो चाइना को जो है बाईपास करना चाह रहा है। चाइना जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हो या जो मैग्नेटिक मिनरल्स हो या फिर जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो, उस पे जो चाइना का दबदबा है उसको भी कम करने के लिए अमेरिका कभी वेनेजुएला पर, कभी ग्रीनलैंड पर, कभी ईरान पर अटैक कर रहा है, ताकि उन्हें जो अमेरिका है उसको इन स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पर, उसको इस रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर, नेचुरल गैस पर, पेट्रोलियम पर, डॉलर पर कंट्रोल और बढ़ सके। तो ये एंगल आपको देखने को मिलेगा अगर आप सीएसपी यानी कि जो ये है
क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पैक्सिल का अगर आप पढ़ते हैं तब। फिर इसको आप इंडिया में भी शामिल कर सकते हैं, यानी नेशनल करंट अफेयर्स में भी या इंटरनेशनल में भी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार आप ऐसे में एक क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उम्मीद कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक क्वेश्चन आ जाए, या तो ऐसे में आ जाए फिक्स है, या तो फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, या फिर शॉर्ट में आ जाए, या हो सकता है तीनों में पूछा जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स में कब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी साइंस टेक्नोलॉजी का इस बार का जो एक टॉपिक, अगर आप एक ही टॉपिक पढ़ना चाहें साइंस टेक्नोलॉजी में और आपको पढ़ के जाना हो, तो जरूर से जरूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ के जाए। दिस इज ए फिक्स्ड क्वेश्चन। तो ये तो आप एक क्वेश्चन फिक्स मानिए। एक क्वेश्चन हमने और किस क्या बताया था कि फिक्स रहेगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, है ना। बांग्लादेश से रिलेटेड या यूएसए से रिलेटेड ऐसा कुछ था, तो या फिर जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी, या ये एफटीए से संबंधित जो क्वेश्चन है, ये भी एक आप फिक्स क्वेश्चन मान सकते हैं। तो ऐसा 2-3 क्वेश्चन तो आप फिक्स मान सकते हैं, पर बाकी सब क्वेश्चंस के लिए आपको ये लगभग 50 टॉपिक है, इसको जरूर से जरूर करने का कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो टॉपिक को और बेहतर बनाने के लिए, आपकी समझ को और मजबूत करने के लिए हम उस पर जरूर वीडियो बना सकें। तो जहां से भी हो सके आप ये सब टॉपिक को कवर कीजिए, और किसी टॉपिक को आप नहीं कवर कर पाते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका एक कमेंट से हम वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, हम बात करेंगे कि नेशनल करंट अफेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर लास्ट में बिहार के करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। बिहार में तो कम ही है, जैसे आप जानते हैं 7 निश्चय 3.0 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी वीडियो हमने बनाया है, आप जरूर जाके देख सकते हैं। फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप इंपॉर्टेंट है, आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। एंड इन डिटेल whatever topics are there, we are going to bring a video on that also। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और हमारे वीडियो बार्क बीपीएससी से जरूर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी आने वाले वीडियो को जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन के थ्रू प्राप्त कर सके। ठीक है।